नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए, निरंतर हम राजस्थान के इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत बात की जाए तो आमेर राज्य को हम पढ़ रहे हैं। आमेर राज्य के तहत बात की जाए तो आमेर के शासक राजा मान सिंह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मान सिंह के मुगल यानी कि मुख्यतः अकबर और जहांगीर के साथ संबंधों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके तहत हमने बात किया मान सिंह के शाही सेवा काल को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। एक तो प्रथम शाही सेवा काल, एक द्वितीय शाही सेवा काल और तृतीय शाही सेवा काल। तो आज की क्लास में हम द्वितीय शाही सेवा काल की शुरुआत करेंगे, और जिसके तहत हमने पिछली क्लास में प्रथम शाही सेवा काल को पूर्ण किया, जिसके तहत बात की जाए तो किस तरीके से कौन कौन से सैन्य अभियान में जो मान सिंह को भेजा जाता है और मान सिंह की उसमें क्या भूमिका रहती है, जिसके बारे में हमने प्रथम शाही सेवा काल में देखा। अब द्वितीय शाही सेवा, प्रथम शाही सेवा काल यानी कि जब तक राजा कौन रहता है, भारमल रहता है, ठीक है। 1574 में भारमल की मृत्यु हो जाती, बंगाल अभियान के तहत हमने देखा, तो उसी पूर्वी भारत अभियान के तहत। अब उसकी मृत्यु होने के पश्चात अगला शासक कौन बनता है, भगवंत दास बनता है। तो भगवंत दास के जो आमेर का शासक रहते हुए उस वक्त मान सिंह के द्वारा जो मुगलों की सेवा की जाती है, शाही सेवा में जो रहते हैं मान सिंह, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि वह द्वितीय शाही सेवा काल माना जाता है। तीसरा, जब मान सिंह खुद आमेर का शासक बन जाएगा, वह तृतीय शाही सेवा काल माना जाएगा। अब मुख्य जिम्मेदारी अगर बात की जाए, मान सिंह को द्वितीय शाही सेवा काल में जो मेवाड़ को अधीन करने के लिए, मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाने की जो जिम्मेदारी मुख्य दी जाती है, जिसके तहत हम देखेंगे किस तरीके से मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो मान सिंह को मुगल सेना का प्रधान सेनापति बनाकर भेजा जाता है। शुरुआती तौर में हम देखें, अकबर के द्वारा जैसे ही अकबर शासक बना, उसके पश्चात हमने देखा जिस तरीके से पहले तो पूर्वी भारत के अभियान में बिजी था, और उसके पश्चात जो मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के विरुद्ध कार्रवाई में जो बिजी था, और उसी दौरान उनसे जैसे ही इनको मुक्ति मिलती है, उसके पश्चात उसके द्वारा जो क्या किया जाता है, इधर मेवाड़ पे सैन्य अभियान का निश्चय किया। अब सीधा सैन्य अभियान नहीं किया जाता। मेवाड़ के बारे में अगर बात की जाए तो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के साथ जो कूटनीतिक तौर से वह सैन्य कार्रवाई से पहले जो कूटनीतिक तौर से जो वार्ता करने का प्रयास अकबर के द्वारा किया जाता है। अकबर के द्वारा समझौता करने की नीति अपनाई जाती है जो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के साथ। अब इसके लिए अकबर के द्वारा जो कूटनीति का प्रयोग करते हुए उसके द्वारा जो बात की जाए, महाराणा प्रताप के पास 4 व्यक्ति को भेजा जाता है, जिसके तहत जो डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल भेजे जाते हैं, जिनमें मुख्य 4 व्यक्ति रहते हैं, उसका हमें उल्लेख मिलता है तत्कालीन साहित्य में भी, और उसके द्वारा बात की जाए। समय समय पे अकबर के द्वारा क्या किया जाता है कि पहले तो महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत 4 लोगों को भेजा जाता है। कंटिन्यू बात की जाए तो जिसमें एक तो जलाल खां है, और उसके पश्चात मान सिंह है, उसके पश्चात बात की जाए तो भगवंत दास को भेजा जाता है, और उस सबसे अंतिम जो टोडरमल को भेजा जाता है। इसकी एक ट्रिक भी चलती है राजस्थान में अगर बात की जाए, तो मैंने भी कहीं से पढ़ी थी वो ट्रिक, जिसे जमाल भाटा कहा जाता है। जमाल भाटो जिसके तहत कहते हैं। जमाल भाटो में पहला जलाल खां, दूसरा मान सिंह, तीसरा जो भगवंत दास है, चौथा टोडरमल। इन 4 को बात करने के लिए जो महाराणा प्रताप के पास भेजा जाता है, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा भेजा जाता है। अब इनके द्वारा जो वार्ता की जाती है, लेकिन वार्ता क्या हो जाती है, विफल हो जाती है। अकबर हर प्रकार से चाहता था किसी तरीके से जो मेवाड़ क्या करे, अकबर की अधीनता को स्वीकार कर ले, और उधर दूसरी तरफ तुम देखोगे तो महाराणा प्रताप ये बात कतई मानने को तैयार नहीं था कि मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार करूंगा और शाही दरबार में उपस्थित हूँगा। तो ये बात इसी तरीके से दोनों में ठन जाती है। अंत तक जो महाराणा प्रताप के द्वारा भी दृढ़ निश्चय कर लिया जाता है, संकल्प कि वह मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। अब इसी दौरान उसको प्रयास के लिए, बातचीत के लिए जो किसको भेजा जाता है, इनको भेजा जाता है, जलाल खां को, मान सिंह को, भगवंत दास को और टोडरमल को। तो मान सिंह के दौरान तो हम देखेंगे उसकी जो बातचीत का हमने जो जिक्र भी किया था, उसी दौरान जो चारण भाटों के द्वारा अलग उल्लेख मिलता है। अगर बात की जाए मान सिंह को जो हमने देखा उधर मेवाड़ की तरफ यानी डूंगरपुर अभियान की तरफ भेजा गया था, उसी समय इसको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो क्या करे कि महाराणा प्रताप से बातचीत करे।
अब ये चारों वार्ताएं क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। ये असफल होने के पश्चात जो बात की जाए अकबर के द्वारा जो मेवाड़ के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने का क्या किया जाता है, निश्चय किया जाता है। अब सैन्य कार्रवाई के तहत हम देखेंगे कि जो बात की जाए अकबर के द्वारा जो मुगलों की सेना का प्रधान सेनापति किसे बनाया जाता है, मुगलों की सेना का प्रधान सेनापति जो मान सिंह को नियुक्त किया जाता है। मान सिंह को ये जिम्मेदारी, अत्यधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसके द्वारा दी जाती है, अकबर के द्वारा दी जाती है। और जैसा कि हमने देखा, आपने पढ़ी थी ना वो जिसके तहत वो चैप्टर हमने मेवाड़ वाला, जो मेवाड़ राज्य का चैप्टर पढ़ा जिसके तहत जो महाराणा प्रताप को हमने मेवाड़ के शासक के रूप में पढ़ा था, उस वक्त हमने आपको याद होगा कि काफ़ी विस्तृत रूप से जो इस हल्दी घाटी युद्ध के बारे में चर्चा और जिक्र की। आज तो हम इसके हल्दी घाटी युद्ध के बारे में ज़्यादा नहीं जो विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त हमने पढ़ लिया था, आपको भी याद होगा। तो उस वक्त जो हमने हल्दी घाटी युद्ध के बारे में जिक्र किया था, तो मान सिंह को जैसे हमने देखा शुरुआती तौर में मान सिंह के द्वारा सीधा आक्रमण नहीं किया जाता है। अजमेर से होते हुए ये आता है अपनी सेना लेकर, कुछ महीने भर इसके लिए जो पड़ाव डाले रहता है ताकि उस पर क्या महाराणा प्रताप पे जो दबाव बनाया जाए और उस दबाव में उसके द्वारा क्या कर ली जाए, मुगल अधीनता स्वीकार कर ली जाए। अब इससे संबंधित बात करेंगे हम। इस जो हल्दी घाटी के युद्ध, इस युद्ध को कौन सा युद्ध कहा जाता है, तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है किसके बीच में, जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। हालांकि अकबर की तरफ से लड़ने वाला कौन होता है, मान सिंह होता है। ये तो अकबर का एक सेनापति होता है जिसके द्वारा युद्ध लड़ा जाता है। अब बात करेंगे, इससे कई मत प्रचलित है कि हमने तो कहा कि भाई प्रधान सेनापति कौन था, ये था आपके मान सिंह को अकबर ने नियुक्त करके भेजा था, अजमेर से रवाना किया था शाही सेना देकर और इसकी कमान सौंपी थी। लेकिन कर्नल टोड है जो जिनके द्वारा राजपूताने का इतिहास लिखा गया, उनके द्वारा कुछ अलग ही बात कही गई। कर्नल टोड के द्वारा कहा गया है कि शहजादा सलीम है उसको जो बात है कमान दी गई थी और उससे प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था। और अब इस युद्ध से संबंधित भी कई मत प्रचलित है। अगर बात की जाए, एक तो कुछ ओझा के द्वारा तो ये यहाँ तक ये बात कही गई है कि मान सिंह का जब मान सिंह मिलने गया था अकबर से भेंट करने के लिए डूंगरपुर अभियान के तहत हमने देखा, तो उस वक्त मान सिंह का जो अपमान किया जाता है किसके द्वारा, महाराणा प्रताप। उसके साथ खाना नहीं खाया जाता है और इसके जूठे बर्तनों को फिर साफ करवाया जाता है। ऐसी बातें जो उसको आधार मानते हैं। यानी कि जो चारण भाटों के द्वारा जो इतिहास लिखा गया उसमें इन बातों का उल्लेख और जिक्र हमें मिलता है, जिसको आधार मानते हुए ओझा के द्वारा कहा गया है कि मान सिंह के द्वारा है जो क्या अपने अपमान का बदला लेने के लिए जो क्या किया जाता है, महाराणा प्रताप पे आक्रमण करने का निश्चय किया। इसके तहत जो अकबर के द्वारा ये कमान किसको सौंप दी जाती है, मान सिंह को सौंप दी जाती है। तो इस बात में ज़्यादा हमें देखा जाए तो ज़्यादा ऐसा दम नहीं लगता है इस बात में, क्योंकि ये चारण भाटों के द्वारा उल्लेखित है। हमने उस वक्त भी जिक्र किया था जब जो मेवाड़ को पढ़ा था महाराणा प्रताप के तहत। संभवतः ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको ऐसा जोड़ना भी जो बात की जाए इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता। वो मान सिंह की भेंट है, उसका हल्दी घाटी के युद्ध से किसी तरह का संबंध हमें जो देखने को नहीं मिलता है अगर बात की जाए तो, चारण भाटों के उल्लेख के अलावा अगर बात की जाए तो। अब ये जिम्मेदारी सौंपकर मान सिंह को भेज दिया जाता है किसके विरुद्ध, जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध। और मान सिंह के साथ अन्य सेना नायकों को भी नियुक्त किया जाता है, जिसमें मुख्यतः आसफ का, गाजी का, इनके नामों का भी हमें उल्लेख मिलता है। इनको भेज दिया जाता है और जो मान सिंह है जो सेना लेकर जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध रवाना होता है। हम देखेंगे बीच में जो इसके द्वारा जो अपना पड़ाव डालकर उस पर दबाव बनाने का भी प्रयास किया जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप के द्वारा जो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की जाती। और अंततः हम देखेंगे इन दोनों के मध्य जो युद्ध होता है वो कौन सा युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। जो बात की जाए 18 जून 1576 ईस्वी, कई जगह हम देखते हैं 21 जून 1576 ईस्वी भी देखने को मिलता है। जो बात की जाए ओझा और गोपीनाथ शर्मा दोनों के द्वारा जो अलग अलग तिथियां बताई गई है, इसमें एक तो 18 जून है और एक तुम्हारे 21 जून भी हमें कई जगह देखने को मिलता है। तो अमुक दिन इनके मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध में बात की जाए
महाराणा प्रताप की क्या होती है, जो पराजय होती है, अगर बात की जाए महाराणा प्रताप की पराजय हो जाती है और महाराणा प्रताप अपने सैनिकों के साथ युद्ध स्थल से चला जाता है। हालांकि वह जाना नहीं चाहता है और इसी दौरान जो उसका जो प्रिय घोड़ा है वो कौन सा चेतक, वह भी हमने देखा किस तरीके से घायल हो जाता है और अंत में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस युद्ध में मान सिंह को पूर्ण सफलता किसके विरुद्ध नहीं मिल पाती है, इसके महाराणा प्रताप के विरुद्ध, क्योंकि अकबर ये चाहता था या तो मान सिंह जो क्या करे, अकबर को जिंदा पकड़ के लाए या मरा हुआ लेकर आए, तो उनमें से या फिर ये मुगलों की अधीनता स्वीकार करवा दे। ये अपने उद्देश्य में जो अकबर सफल नहीं होता है, मान सिंह को सफलता नहीं मिल पाती है, इससे जो अकबर है मान सिंह से काफ़ी नाराज और खफा भी हो जाता है, हमने देखा इसी दौरान। और उसी दौरान कुछ समय के लिए देखा हमने जो दरबार से निष्कासित कर दिया जाता है मान सिंह और आसफ खां को, इनको दरबार से निष्कासित कर दिया जाता है अकबर के द्वारा। और कुंभलगढ़ आक्रमण के समय जिम्मेदारी किसको दे दी जाती है, शाहबाज खां को इस युद्ध के पश्चात, और मान सिंह को इससे दूर कर दिया जाता है। इस वक्त मान सिंह पे कई आरोप भी लगते हैं कि ये इसने जो बिरादरी वाले जो इसके अपने महाराणा प्रताप का सहयोग किया और महाराणा प्रताप की भागती हुई सेना पे क्या नहीं किया, आक्रमण नहीं किया। हालांकि बात की जाए उस गर्मी के समय में जो वैसे भी इसकी सेना काफ़ी परेशान हो गई थी, इस वजह से इसने पीछा नहीं किया था। तो उसी दौरान अकबर है जो मान सिंह से नाराज़ हो जाता है, आसफ खां से नाराज़ होता है। उसके पश्चात कुछ समय पश्चात मान सिंह को पंजाब में जो बलूच जातियों के द्वारा, बलूच लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया उसका दमन करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ भी बात करेंगे मान सिंह को कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे समय के पश्चात मान सिंह के द्वारा जो पुनः अपना स्थान बना लिया जाता है शाही से मुगल दरबार में, और वही पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो मान सिंह का द्वितीय शाही सेवा काल है उसको शुरू किया, जिसके तहत हमने मान सिंह के द्वारा जो बात की जाए महाराणा प्रताप के विरुद्ध किए गए हल्दी घाटी के आक्रमण का मुख्यतः जिक्र किया, जिसका हमने पिछली बात की जाए तो पिछली क्लास में जो जहां ऑफलाइन क्लासेज होती थी जिसके तहत हमने मेवाड़ राज्य को पढ़ा था, उसमें हमने जो भली भांति पढ़ा विषय, आज तो हमने संक्षिप्त रूप से हल्दी घाटी का जिक्र किया। तो उसी दौरान जो हमने देखा कि मान सिंह को जिम्मेदारी अकबर के द्वारा दी जाती है महाराणा प्रताप के विरुद्ध। पहले तो बातचीत की जिम्मेदारी दी जाती है, उसमें भी सफलता नहीं मिल पाती है, और उसके पश्चात आक्रमण की जिम्मेदारी दी जाती है। तो हमने देखा कि किस तरीके से मान सिंह से फिर आगे जाकर अकबर खफा हो जाता है, नाराज हो जाता है, और उसी के पश्चात जो पुनः इसको वापस बुला लिया मुगल दरबार से, और पंजाब में बलूचों के विद्रोह का भी दमन करने की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिल पाती है। और उसके पश्चात धीरे धीरे हम देखेंगे मान सिंह के द्वारा जो पुनः मुगल दरबार में अपनी पद प्रतिष्ठा को स्थापित कर लिया जाता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। और उसके अलावा कोई भी बात हो, किसी तरह की राय या सुझाव हो, आप अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से पहुंचा सकते, शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।